तलाश मेरी थी और भटक रहा था मैं, मंजिल मेरी थी और चल रहा था मैं। बड़ा अजीब ताल्लुक़ है मंजिल का मेरे दोस्त, मेहनत मेरी थी और मंजिल को पा रहा था मैं, पा रहा था मैं। नमस्कार आप सभी साथियों को, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां चर्चाएं होंगी सिर्फ आपके लक्ष्य की। चांद की रोशनी में जब भी ख्याल आता है तो बस मंजिल ही मंजिल हमको नज़र आती है। दिल धड़कता है तो मंजिल सामने धड़कती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंजिल कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। तेरी मेहनत की जो खामोशी है वो आपको मंजिल तक ले जाएगी। आपकी मंजिल गुनगुना रही है, यही आवाज़ है आपकी सफलता की। खुद से भी बढ़कर मैंने मंजिल की चाहत की थी, आज मंजिल जंग का मैदान लग रही है। नज़र उठाकर देखो, दुनिया में तमाम रास्ते आपके लक्ष्य की तरफ जा रहे हैं। बादलों की छाँव में अपने ख्वाबों को बुनते रहिए और सितारों की रोशनी में अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहिए। जिम्मेदारियों की बड़ी लहरों पे आपको मंजिल का सफ़र करना है। लगा दीजिए किनारे पर अपनी कश्ती को, बता दो मंजिल को कि मैं आ रहा हूँ तेरी कमर तोड़ने के लिए। इतना जिगर मजबूत कर लो कि मंजिल आपके कदमों में आकर झुक जाए। फिर क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है आपकी टक्कर में। जुड़िए हमारे चैनल से, नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली कक्षाएं आपको आसानी से मिलती रहें। कक्षा को एक बार आप सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा वॉच करिएगा। बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है आज का, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारिवारिक विघटन की गाथा है, तो आधे अधूरे नाटक में पारिवारिक विघटन यानी परिवार टूटने की गाथा है, यह बात सही है। मध्यम वर्गीय जीवन की समकालीनता से युक्त है यह नाटक, ये भी बात जो है सत्य है। स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है ये आधे अधूरे नाटक, ये भी बात सत्य है। मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, ये भी बात सत्य है। आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है वो है आपका विकल्प ए। क्या अपर्याप्त रंग निर्देशों से युक्त नाट्यकृति है? अर्थात ये बात बिल्कुल गलत है आधे अधूरे नाटक के संदर्भ में। और आधे अधूरे नाटक को विद्यार्थियों लिखा किसने है? तो यह नाटक है मोहन राकेश जी का। इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ था। मोहन राकेश जी आधुनिकता बोध के नाटककार माने जाते हैं और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक माना गया है। और इस नाटक को जो है माइलस्टोन अर्थात मील का पत्थर कहा जाता है। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं विद्यार्थियों, जैसे कि महेंद्र नाथ सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, किन्नी, जुनेजा। तो इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो सावित्री है ये कई पुरुषों के संपर्क में अपने जीवन में जाती है और अंततः उसे ये ज्ञात होता है कि इस दुनिया में कोई भी संपूर्ण पुरुष नहीं है, सब जो है आधे अधूरे हैं। मोहन राकेश जी के अन्य बड़े ही प्रमुख नाटक हैं, जैसे कि आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, पैरों तले की जमीन। ये नाटक जो है इनका अधूरा है, जिसको कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। हम लोग विद्यार्थियों आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? अंधा युग में
प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र कौन है? गांधारी, दुर्योधन, कृतवर्मा, अश्वत्थामा, युयुत्सु। तो अंधा युग गीत नाट्य में जो प्रतिहिंसा का प्रतीक पात्र है उसका नाम क्या है? अश्वत्थामा। और अंधा युग ये जो नाटक है विद्यार्थियों किसका? तो इसको लिखा है आपके धर्मवीर भारती जी ने। और अंधा युग गीत नाट्य के अंतर्गत आता है। इसका प्रकाशन कब होता है? 1955 ईस्वी में। ये जो नाटक है अंधा युग महाभारत के 18वें दिन के बाद की युद्धोत्तर घटनाओं का सहारा लेकर कथावृत्त प्रस्तुत किया गया है। और इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं जैसे कि अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी इत्यादि। आगे चलेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अंधा युग में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक ने कहा है, यानी किसने कहा है? संजय, गांधारी, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, अश्वत्थामा। तो अंधा युग गीत नाट्य में कृष्ण को प्रभु नहीं वंचक किसने कहा है? तो वो हैं आपके गांधारी। आगे चलते हैं विद्यार्थियों। अंधा युग नाटक को किसने लिखा है? तो आपको अभी हमने ऊपर बताया था धर्मवीर भारती जी ने। और इसका कथानक महाभारत युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। इसमें जो है युद्ध और उसके बाद की समस्याओं तथा मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। और जो इसके प्रमुख पात्रों में आते हैं आपके अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, विदुर, युधिष्ठिर इत्यादि। हम लोग चलते हैं आगे। आपका प्रश्न है, मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे आधे अधूरे नाटक में यह कथन किसका है? पुरुष एक, स्त्री, लड़का, छोटी लड़की, बड़ी लड़की। तो आधे अधूरे नाटक में मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। तो ये कथन किसका है? छोटी लड़की का। आगे चलते हैं। आधे अधूरे नाटक यह किसका है विद्यार्थियों? मोहन राकेश जी का। इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं महेंद्रनाथ, सिंघानिया, जगमोहन, अशोक, सावित्री, बिन्नी, जुनेजा इत्यादि। और मोहन राकेश जी को आधुनिकता बोध के नाटककारों में गिना जाता है। इनके अन्य प्रसिद्ध नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। लहरों के राजहंस गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। पैरों तले की जमीन इत्यादि। आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक नाटक माना गया है। और इस नाटक को क्या है? मील का पत्थर भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, स्कंदगुप्त में कवि कालिदास का नाम है? पर्णदत्त, प्रख्यात कीर्ति, मातृगुप्त, चक्रपालित, पुरगुप्त। तो स्कंदगुप्त नाटक में कालिदास का नाम क्या है? मातृगुप्त। और स्कंदगुप्त ये नाटक किसका है विद्यार्थियों? तो वो है आपके छायावादी कवि साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का। इसमें जो कुमारगुप्त है उसके विलासी साम्राज्य की उस स्थिति का चित्रण हुआ है जहां आंतरिक कलह है, संघर्ष है और विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के लक्षण प्रकट होने लगते हैं।
इस नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, पर्णदत्त, चक्रपालित, बंधुवर्मा, मातृगुप्त, शर्वनाग, पुरगुप्त, भट्टार्क, पृथ्वीसेन, प्रख्यात कीर्ति, देवकी, अनंत देवी, जयमाला, देवसेना, विजया, मालिनी इत्यादि। ये बहुत ही शानदार नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का, जो कि ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। आगे चलते हैं हम सभी। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा गद्यकार भारतेंद्र युग का नहीं है? श्रीनिवास दास, जगदीश चंद्र माथुर, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। तो जो गद्यकार भारतेंद्र युग के नहीं हैं उनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर। और जगदीश चंद्र माथुर ये जो है समकालीन नाटककार माने गए हैं, यानी ये भारतेंद्र युग में नहीं आते हैं। और इनके सभी जो नाटक हैं ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित हैं। इनके जो नाटक हैं कोणार्क, पहला राजा, रघुकुल रीति, शारदिया इत्यादि। जबकि लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट ये सभी लोग भारतेंद्र युग के गद्यकार हैं। आगे चलेंगे। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है, उसे आपको बताना है। सुरेंद्र वर्मा, 8वां सर्ग, यानी 8वां सर्ग जो है नाटक सुरेंद्र वर्मा जी का है, ये बात सही है। हानूस भीष्म साहनी जी का नाटक है, ये भी विकल्प सही है। और एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष जी का नाटक है, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? अंधा कुआं धर्मवीर भारती जी का जो है नाटक नहीं है। धर्मवीर भारती जी के नाटक का नाम क्या है? अंधा युग। और रचनाकार, रचना और उसका विषय देखेंगे, जैसे कि अंधा युग, इसको धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। और यह गीति नाट्य माना जाता है। क्या? गीति नाट्य। और इसका विषय क्या है? महाभारत के युद्ध के बाद की स्थिति का चित्रण। और अंधा कुआं ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल जी का। फिर 8वां सर्ग, ये जो नाटक है किसका है? सुरेंद्र वर्मा जी का। और ये नाटक जो है कालिदास के कुमार संभव महाकाव्य के 8वें सर्ग पर आधारित है। हानूस नाटक ये भीष्म साहनी जी का है। चेकोस्लोवाकिया की लोक कथा इसमें दर्शाई गई है। एक और द्रोणाचार्य, इसको शंकर शेष जी ने लिखा है। और ये नाटक महाभारत कालीन द्रोणाचार्य का पौराणिक मिथकीय चित्रण किया गया है। आगे चलेंगे अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, भोर का तारा एकांकी की पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री इनमें से क्या है? कल्पना, कविता, देवी, श्रृंगार मूर्ति। तो भोर का तारा जो एकांकी है और उसकी पात्र छाया के अनुसार प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री क्या है? एक कविता की तरह है। और भोर का तारा एकांकी को लिखा किसने है? तो इसको लिखा है जगदीश चंद्र माथुर जी ने। जगदीश चंद्र माथुर जी के अन्य एकांकी हैं मेरी बांसुरी, कलिंग विजय, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, कबूतर खाना, शारदीया, बंदी इत्यादि। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है। सृजन में संकलित तौलिए एकांकी का यह संवाद किसने कहा है? मधु ने वसंत से, मधु ने मंगला से, बसंत ने मधु से,
मधुने चिंती से। तो तौलिए एकांकी में ये कथन कि तुम्हें मुझसे घृणा है, मेरे स्वभाव से घृणा है, तुम्हारा वातावरण मेरे वातावरण से घृणा करता है, तो इसको बसंत ने मधु से कहा है। आगे चलते हैं। तौलिए एकांकी किसकी है विद्यार्थियों? तो इसको लिखा है आपके उपेंद्रनाथ अश्क जी ने। आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अजात शत्रु नाटक कब प्रकाशित हुआ है? 1922 ईस्वी, 1926 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी। तो अजात शत्रु नाटक का प्रकाशन 1922 ईस्वी में हुआ है और इसके लेखक हैं आपके जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक और उनके प्रकाशन वर्ष को हम देखेंगे। जैसे कि सज्जन का प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ, कल्याणी परिणय का प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ, करुणालय इसको गीत नाट्य माना जाता है, इसका प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, प्रायश्चित का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ, राजश्री का प्रकाशन 1915 ईस्वी में हुआ, विशाख का प्रकाशन 1921 ईस्वी में हुआ, जन्मेजय का नागयज्ञ इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में होता है। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश जी का है? लहरों के राजहंस, कोणार्क, अंधा कुआं, डॉक्टर। तो इनमें से जो नाटक विद्यार्थियों मोहन राकेश जी का है उसका नाम क्या है? लहरों के राजहंस। इसका प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ है। इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं सुंदरी और अलका। मोहन राकेश जी के द्वारा रचे गए जो अन्य प्रमुख नाटक हैं, आषाढ़ का एक दिन, इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। आधे अधूरे इसका प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। महेंद्र और सावित्री इसके प्रमुख पात्र हैं। पैरों तले की जमीन ये इनका अधूरा नाटक है। जबकि कोणार्क नाटक किसका है? जगदीश चंद्र माथुर जी का। और अंधा कुआं किसने लिखा है? लक्ष्मी नारायण लाल जी ने। डॉक्टर नाटक को किसने लिखा है? विष्णु प्रभाकर जी ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार यानी कि गायकवाड़ का चित्रण किया है? भारत दुर्दशा, विशस्य विषमौषधम, नील देवी, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने जिस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार गायकवाड़ का चित्रण किया है उसका नाम क्या है? विशस्य विषमौषधम। और ये जो भारतेंदु जी का नाटक है भाण की श्रेणी में आता है। और भाण किसे कहते हैं? जिस नाटक में केवल एक ही पात्र हो उसे भाण कहा जाता है। आगे चलते हैं। भारतेंदु जी के अन्य नाटक हैं, उनका विषय क्या है और किस श्रेणी में आते हैं उसको भी हम देखते हैं। जैसे कि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन 1873 ईस्वी है और ये प्रहसन के अंतर्गत आता है। इसका विषय क्या है? सामाजिक धार्मिक विसंगत पर इसमें करारा व्यंग किया गया है। भारत दुर्दशा, इसका प्रकाशन 1880 ईस्वी में हुआ है। इसको नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है और इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष रूप से निंदा यानी कि भर्त्सना की गई है। फिर अगले नाटक का नाम क्या है? नील देवी। इसका प्रकाशन 1881 ईस्वी में हुआ है। इसको गीत रूपक माना गया है और इसमें राजपूतानी आन बान शान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा की गई है। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, अंधा युग नाटक की प्रमुख समस्या क्या है? पारिवारिक समस्या, युद्ध और उसके बाद की समस्या, सामाजिक समस्या, राजकाज की समस्या।
तो अंधायुग नाटक की जो सर्व प्रमुख समस्या है उसका नाम क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। और इसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है और इसे गीत नाट्य माना जाता है। और इसका जो कथानक है वो क्या है? महाभारत के अंतिम दिन पर आधारित है। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है? अंधेर नगरी, नहुष, विशश विषमोषधम, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो इनमें से जो नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नहीं है उसका नाम क्या है? नहुष। और नहुष किसने लिखा है? भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास जी ने। और 1859 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है, जिसे हिंदी का पहला नाटक भी कुछ लोगों ने माना है। आगे चलेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारतेंदु जी के द्वारा अनुदित नाटक इनमें से कौन सा है? अनुदित का मतलब विद्यार्थियों जिसका इन्होंने अनुवाद किया है, जो इनकी मौलिक रचना नहीं है। नील देवी, भारत दुर्दशा, विद्या सुंदर, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। तो जो इनमें से अनुदित नाटक है उसका नाम क्या है? विद्या सुंदर। और विद्यार्थियों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल 17 नाटक लिखे हैं, जिसमें से 8 नाटक कैसे हैं? इनके अनुदित हैं और 9 नाटक कैसे हैं? मौलिक हैं। और जो ये विद्या सुंदर नाटक है भारतेंदु जी का, ये है संस्कृत के चौर पंचाशिका का बंगला विद्यासागर का हिंदी अनुवाद किया गया है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भीष्म साहनी का नाटक नहीं है? अंधा युग, माधवी, हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में। तो जो नाटक इनमें से भीष्म साहनी जी का नहीं है उसका नाम क्या है? अंधा युग। और माधवी, हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, ये सभी नाटक भीष्म साहनी जी के हैं। और अंधा युग जो आप देख रहे हैं ये किसका है? धर्मवीर भारती जी का गीत नाट्य श्रेणी में आता है, जो कि महाभारत के अंतिम दिवस के युद्ध पर आधारित है। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आँखें के रचनाकार कौन हैं? भुवनेश्वर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा। तो बहुत ही शानदार ये एकांकी संग्रह है पृथ्वीराज की आँखें, जो ऐतिहासिक श्रेणी में आता है। किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। राम कुमार वर्मा जी की अन्य एकांकियाँ हैं, जैसे कि रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रूप रंग, कौमुदी महोत्सव, ध्रुव तारिका, ऋतुराज, रजत रश्मि, दीपदान, कामकंदला, बापू, इंद्रधनुष, रिमझिम इत्यादि। और भुवनेश्वर प्रसाद जी के एकांकी संग्रह का नाम क्या है? बड़ा ही प्रसिद्ध रहा है, उसका नाम है कारवां। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है? विशाख, राज्यश्री, ध्रुवसामिनी, सिंदूर की होली। तो जो नाटक इनमें से प्रसाद जी का नहीं है उसका नाम क्या है? सिंदूर की होली। और सिंदूर की होली ये जो नाटक है किसका है विद्यार्थियों? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। जयशंकर प्रसाद जी के जो सभी प्रसिद्ध नाटक हैं वो इस प्रकार हैं: सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजात शत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामिनी इत्यादि। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है,
जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह इनमें से कौन सा है? मुक्ति का रहस्य, कौमुदी महोत्सव, समस्या का अंत, भोर का तारा। तो जो एकांकी संग्रह जगदीश चंद्र माथुर जी का इनमें से है उसका नाम क्या है? भोर का तारा। जगदीश चंद्र माथुर जी के अन्य एकांकी संग्रह हैं मेरी बांसुरी, रीढ़ की हड्डी, मकड़ी का जाला, खंडहर, घोंसले, कबूतर खाना, ओ मेरे सपने, शारदिया बंदी इत्यादि। आगे चलेंगे हम सभी। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक किसे कहा जाता है? अजात शत्रु, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त। तो नारी जागरण का महाकाव्यात्मक नाटक जिसे कहा जाता है उसका नाम क्या है? ध्रुव स्वामिनी। और इसको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने। बड़ा ही शानदार और हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध नाटक माना गया है। आगे चलते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया जो ध्रुव स्वामिनी नाटक है, इसमें आधुनिक नारी की गहन समस्या यानी विच्छेद है, विवाह टूट जाता है, होने के बाद में फिर उसका पुनर्विवाह दूसरे के साथ में होता है, ये समस्या दिखाई गई है। इसके जो प्रमुख पात्र हैं जैसे कि रामगुप्त इसका खलनायक है, चंद्रगुप्त इसका नायक है, ध्रुव स्वामिनी इस नाटक की नायिका है, शकराज, मिहिरदेव, शिखर स्वामी, पुरोहित और कोमा इत्यादि। आगे चलेंगे। आपका प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का सही कालक्रम किस विकल्प में है, उसे आपको पहचानना है। तो भारत दुर्दशा, चंद्रावली, नीलदेवी, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, अर्थात ये क्या है? विकल्प सही नहीं है। फिर है नीलदेवी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, ये भी क्रम सही नहीं है। फिर आपका है वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, भारत दुर्दशा, नीलदेवी, ये भी क्रम सही नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो सही कालक्रम है वो है आपका विकल्प बी, यानी पहले वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति का प्रकाशन होता है, उसके बाद में चंद्रावली का होता है, उसके बाद में भारत दुर्दशा का होता है और सबसे अंत में इनमें से नील देवी का प्रकाशन होता है। आगे चलते हैं। इन नाटकों का जो प्रकाशन वर्ष है उसे हम देखते हैं। वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवति, इसका प्रकाशन वर्ष है 1873 ईस्वी। चंद्रावली का प्रकाशन वर्ष है 1876 ईस्वी। भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष है 1880 ईस्वी। नील देवी का प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। आगे चलते हैं हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना के मूल उद्देश्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मनोरंजन के साथ जनमानस को जागृत करना, ये जो है उद्देश्य है भारतेंदु के नाटकों का, और प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम जगाना, ये भी उद्देश्य रहा है। सत्य, न्याय, उदारता आदि मानव मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये भी उद्देश्य रहा है। जो उद्देश्य भारतेंदुकालीन नाटकों की रचना में नहीं रहा है वो है आपका विकल्प डी, यानी परनिष्ठित भाषा का विकास और विस्तार। ये जो परनिष्ठित भाषा का विकास और विस्तार की बात की जा रही है बिल्कुल झूठी है। यहाँ पे प्रयास किया जा रहा था और परनिष्ठित भाषा का विकास, परिमार्जन, मानकीकरण, ये सब जो है आगे चल करके द्विवेदी युग में देखने को मिलता है। और मनोरंजन के साथ साथ जनमानस को जागृत करना, प्राचीन संस्कृत के प्रति प्रेम जगाना, सत्य, न्याय, उदारता, मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न करना, ये सब भारतेंदुकालीन नाटकों के मूल उद्देश्य रहे हैं। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? धर्मवीर भारती के अंधा युग से संबंधित कौन सा कथन
गलत है, यानी अंधा युग नाटक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है, यानी क्या है, ये बात गलत है। इसमें समकालीन समस्याओं को रचनात्मक स्तर पर उठाया गया है, ये बात सही है। इसमें युद्ध जनित अर्धसत्यों और कुंठाओं, अंधी स्वार्थपरता और विवेक शून्यता के बीच आस्था, दायित्व और ज्योति का भी उद्घाटन किया गया है, ये भी बात सही है। और क्या है अगला, इसमें ईश्वर की भी मृत्यु हो जाती है और उसका स्थान व्यक्ति का उत्तरदायित्व हो जाता है। तो जो अंधा युग गीत नाट्य के संबंध में बात गलत है, यानी सही उत्तर होगा आपका वो है विकल्प ए, अर्थात यह एक गीत नाट्य है जिसमें महाभारत युद्ध के प्रारंभ को आधार बनाया गया है। इतनी बात तो सही है कि यह गीत नाट्य है, लेकिन गलत क्या है, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ को नहीं, इसमें अंत को आधार बनाया गया है, यानी महाभारत के अंतिम दिन की कथा ली गई है। और आगे चलते हैं हम अगले क्रम में। आपका प्रश्न है क्या है, निम्नलिखित नाट्य कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो एक और द्रोणाचार्य, इसको किसने लिखा है, ये नाटक है आपके शंकर शेष जी का। फिर आपका है देवयानी, ये नाटक किसका है, रमेश बख्शी जी का। 8वां सर्ग किसने लिखा है, सुरेंद्र वर्मा जी ने। और बकरी नाटक किसका है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। इस प्रकार जो आपका सही कूट होगा वो है आपका विकल्प सी। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है क्या है, नाटककार से यानी जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित कौन सा कथन जो है इनमें से सही नहीं है, उसे आपको बताना है। चलिए हम देखते हैं। प्रसाद प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपने पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया है। ये कथन प्रसाद जी के नाटकों के संबंध में सही है। प्रसाद के सभी पात्रों में गत्यात्मकता है, परिवर्तन की आकांक्षा है, ये भी सत्य है। प्रसाद जी के नाटकों में क्या है, नाटकों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनरुत्थान का स्तुत्य प्रयास किया है, ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है, वो है आपका विकल्प डी। क्या है इसमें, उन्होंने सभी नाटक रंगमंच को ध्यान में रखते हुए लिखे हैं और पूर्णतः अभिनय हैं। बात गलत क्या हो जाती है, इनके सभी नाटक रंगमंच के योग्य नहीं हैं और ना ही ये पूर्णतः सब नाटक इनके अभिनय हैं, अर्थात इनका मंच के ऊपर अभिनय नहीं किया जा सकता है। आगे चलते हैं अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों और उनके पात्रों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको बताना है। तो चलिए हम देखते हैं। चाणक्य लक्ष्य सिद्ध के लिए साधन की पवित्रता को आवश्यक मानता है, यानी क्या है, यही बात गलत है इस प्रश्न में। और सही सही क्या है उसे भी हम देखेंगे। ध्रुव स्वामिनी नारी अधिकार की आवाज़ बुलंद करती है, बहुत ही शानदार ये नाटक है। तो यानी क्या है, जो ध्रुव स्वामिनी है स्त्री अस्मिता के अधिकारों को, उसकी आवाज़ को बुलंद करती है। आगे देख लेते हैं। काव्यात्मकता प्रसाद के नाटकों की बड़ी विशेषता है, अर्थात क्या है, इनके नाटकों में जगह जगह पर गीत भी पढ़ने और देखने सुनने को मिलते हैं, ये भी सत्य है। स्कंदगुप्त मातृभूमि के उद्धार के लिए अकेला युद्ध करने को तैयार है, ये भी जो है सत्य है। फिर चाणक्य चंद्रगुप्त नाटक का प्रमुख पात्र है। कथानायक चंद्रगुप्त का गुरु है, जो इस विचार का पोषक है कि महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है। स्पष्ट है कि चाणक्य निष्ठुर होकर भी लक्ष्य सिद्धि पर जोर देने वाला व्यक्ति है, न कि पवित्र साधनों का इंतजार करने वाला। आगे चलेंगे हम सभी अगले क्रम में।
आपका प्रश्न है क्या है? एक प्रयाण गीत दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये कहाँ से लिया गया है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। ध्रुव स्वामी नाटक से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से, विशाख से। तो यह प्रयाण गीत जो है जयशंकर प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। और चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन कब होता है? 1931 ईस्वी में। लिखा किसने है? जयशंकर प्रसाद जी ने। और इसमें है क्या? विदेशियों से भारत के संघर्ष में भारत की विजय की थीम दिखाई गई है। प्रसाद जी के मन में भारत की गुलामी को लेकर बड़ी गहरी चिंता रहती है, व्यथा रहती है। इसी ऐतिहासिक प्रसंग के माध्यम से उन्होंने अपने इसी विश्वास को आवाज़ दी है। फिर जो है हम लोग आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के मूल कथानक में क्या है? चलिए देखते हैं। पारिवारिक विपन्नता, ये बात नहीं है इसमें। प्रेम संबंध, ये भी नहीं है। सामाजिक जीवन में आक्रोश और हिंसा, ये भी इसका मूल विषय नहीं है। विषय क्या है मूल? वो है आपका विकल्प सी, यानी पारिवारिक विघटन है इसमें। दाम्पत्य संबंधों में क्या है? कटुता है, तिक्तता है। दाम्पत्य मतलब पति पत्नी के जीवन में क्या है? उनके संबंध बिगड़ रहे हैं, टूट रहे हैं। दोनों एक दूसरे को, पति और पत्नी, अपने को खाली महसूस करते हैं। जैसे प्रतीत ही नहीं होता है कि महेंद्र और सावित्री ये सब आपस में पति पत्नी हैं। यानी क्या है? अपूर्णता की तलाश जो है इस नाटक में की गई है। और जो इसमें सावित्री है वो कई सारे पुरुषों के जीवन में जाती है और उसके बाद अंततः उसको पता चलता है कि इस दुनिया में कोई परिपूर्ण नहीं है, सब के सब क्या हैं? आधे अधूरे हैं। आधे अधूरे नाटक का प्रकाशन 1969 ईस्वी में हुआ है। लिखा किसने है इसको? मोहन राकेश जी ने। और आधे अधूरे नाटक को समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी का नाटक माना जाता है। और आधे अधूरे नाटक को माइलस्टोन अर्थात मील का पत्थर कहा गया है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक कौन है? महेंद्रनाथ, जुनेजा, सिंघानिया, जगमोहन। तो आधे अधूरे नाटक में पुरुष एक जिसको कहा गया उसका नाम क्या है? महेंद्र नाथ। और आधे अधूरे नाटक के अन्य जो पात्र हैं पुरुष पात्रों में महेंद्र नाथ हो गए, सिंघानिया जी, जगमोहन और अशोक हैं। स्त्री पात्रों में सावित्री है और बिन्नी है, उसके साथ में किन्नी है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है क्या है? निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, अंधा युग। तो इनमें से विद्यार्थियों जो नाटक मोहन राकेश जी का नहीं है उसका नाम है अंधा युग। और अंधा युग किसने लिखा है? धर्मवीर भारती जी ने। फिर लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन, ये सभी नाटक मोहन राकेश जी के हैं। और पैरों तले की जमीन जो है इसको क्या है? अधूरा माना गया है, जिसको साहित्यकार कमलेश्वर जी ने पूरा किया था। अंडे के छिलके, सिपाही की माँ, प्यालियाँ टूटती हैं, बहुत बड़ा सवाल, रात बीतने तक, छतरिया, शायद हूँ, ये सब क्या है? मोहन राकेश जी के
एकांकी हैं। आगे चलते हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है? कामना, करुणालय, अजातशत्रु, कल्पतरु। तो जो नाटक जयशंकर प्रसाद जी का इनमें से नहीं है उसका नाम क्या है? कल्पतरु। जयशंकर प्रसाद जी के प्रमुख नाटक हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। इनमें से जो आप देख रहे हैं एक घूंट, इसको एकांकी नाटक माना गया है। करुणालय, इसको गीत नाट्य माना गया है। और ध्रुव स्वामिनी, इसमें क्या है महाकाव्यात्मक प्रभाव देखा गया है। आगे चलेंगे। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, प्रसाद जी के नाटकों में स्कंदगुप्त को श्रेष्ठ किसने कहा है? मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सांकृत्यायन। तो जयशंकर प्रसाद जी के सभी नाटकों में स्कंदगुप्त नाटक को जो सर्वश्रेष्ठ बताया है वो हैं आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। इसमें क्या है, जो कुमार गुप्त है उसके विलासी साम्राज्य की स्थिति का चित्रण हुआ है। उसके साथ साथ इसमें आंतरिक कलह है, संघर्ष है, विदेशी आक्रमण के फलस्वरूप उसके भावी क्षय के संकेत प्रकट होने लगते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख नाटक हैं वो हैं आपके सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, प्रायश्चित, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, जन्मेजय का नागयज्ञ, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूंट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी इत्यादि। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है एक संवाद दिया गया है। संवाद यानी कि बातचीत। क्या है कि रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा है? धातुसेन, भट्टार्क, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। तो ये जो है कथन किसका है? वो है आपके भट्टार्क। फिर ये जो कथन है विद्यार्थियों कहाँ से लिया गया है? जयशंकर प्रसाद जी के स्कंदगुप्त नाटक का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो बार बार तमाम सारी परीक्षाओं में घूम घूम करके पूछा जा रहा है। फिर आपका अगला प्रश्न है, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन किसका है? मल्लिका, प्रियंगु मंजरी, कालिदास, विलोम। तो ये कथन विद्यार्थियों जो है किसका है? प्रियंगु मंजरी का। क्या कहती है कि राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन में धुरी बने रहने के लिए व्यक्ति को जागरूक रहना पड़ता है। ये कथन प्रियंगु मंजरी का है। और ये कहाँ से लिया गया है कथन? वो है आपके आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन बड़ा ही शानदार नाटक है। इसका प्रकाशन 1958 ईस्वी में हुआ है, जो कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है। और इसको लिखा किसने है? तो वो हैं आपके मोहन राकेश जी। आगे चलेंगे। फिर आपका प्रश्न है, कथन दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये कथन किसका है। चलिए देखते हैं हम क्या है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में स्वदेश प्रेम, विश्व प्रेम और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप बराबर झलकता है। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र, पंडित रामचंद्र शुक्ल,
पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंडित लक्ष्मी नारायण लाल। तो इनमें से ये कथन किसका है? वो हैं आपके पंडित रामचंद्र शुक्ल जी। क्या बताते हैं कि स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त दोनों में क्या है? स्वदेश प्रेम है, विश्व प्रेम है और आध्यात्मिकता का आधुनिक रूप भी बरकरार है। तो ये जो है किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे चलेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, क्या है? रेडियो एकांकी को कहा जाता है श्रव्य एकांकी, आकाशवाणी एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी। तो रेडियो पर प्रसारित होने वाली एकांकी को आकाशवाणी एकांकी नहीं कहा जाता है, श्रव्य एकांकी नहीं कहा जाता है, मौखिक एकांकी नहीं कहा जाता है। इसको जो है एक अन्य नाम यानी कि ध्वनि एकांकी के नाम से भी पुकारा गया है। आगे चलेंगे, अगले क्रम में आपका प्रश्न है, खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? नाटक का नाम है खामोश अदालत जारी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, विजय तेंदुलकर, सुरेंद्र शर्मा। तो खामोश अदालत जारी है नाटक किसने लिखा है? विजय तेंदुलकर जी ने। और यह नाटक शांतता कोर्ट चालू आहे, शांतता कोर्ट चालू आहे, ये जो मूल इसका क्या है? मराठी ये नाटक है, इसका इन्होंने क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। और जो है अन्य नाटक और नाटककारों का विवरण हम देखेंगे, जैसे कि घासीराम कोतवाल नाटक किसका है? विजय तेंदुलकर जी का। कौमुदी महोत्सव विजय पर्व ऐतिहासिक नाटक किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। स्वप्नभंग, उद्धार, शतरंज के खिलाड़ी, ये सभी नाटक किसके हैं? हरिकृष्ण प्रेमी जी के। द्रौपदी, सेतुबंध, आठवां सर्ग, एक दूनी एक, ये नाटक किसके हैं? सुरेंद्र वर्मा जी के। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्रम में। आपका प्रश्न है, क्या है विद्यार्थियों? हिंदी का प्रथम एकांकी इनमें से है, यानी किसे माना जाता है? उपाधि और व्याधि, बादल की मृत्यु, एक घूंट तेंदुआ। तो इनमें से जो है जिसे हिंदी का प्रथम एकांकी माना गया है उसका नाम क्या है? बादल की मृत्यु। इसका प्रकाशन जो है विद्यार्थियों 1930 ईस्वी में होता है और इसको लिखा किसने है? तो वो हैं आपके डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की जो अन्य एकांकियां हैं बड़ी ही प्रसिद्धि प्राप्त की है। एकांकी के क्षेत्र में भी इन्होंने रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आँखें, रूप रंग, ऋतुराज, सप्तकिरण, रिमझिम, कामकंदला, बापू, रजत रश्मि, कौमुदी महोत्सव इत्यादि। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को जो है हिंदी में ऐतिहासिक एकांकीकार माना जाता है। फिर जो है विद्यार्थियों आपका अगला प्रश्न है, क्या है? कौन सा लेखक इनमें से एकांकीकार नहीं है, अर्थात जिन्होंने एकांकी नहीं लिखी है? भगवती चरण वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, पांडेय बेचन शर्मा, उग्र। तो इनमें से प्रमुखता से जो एकांकीकार नहीं है, अर्थात एकांकीकारों में जिनकी गणना नहीं होती है, उनका नाम है पांडेय बेचन शर्मा, उग्र जी। आगे चलते हैं, एकांकी और एकांकीकार को हम देखेंगे। पृथ्वीराज की आँखें, चारुमित्रा, रूप रंग, विभूति, सप्तकिरण, स्वर्ग की झलक, किसकी हैं एकांकी? ये सभी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। चरवाहे, खिड़की, अंधी गली, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, झोंक, मोहब्बत आदि किसकी हैं एकांकी? उपेंद्र नाथ अश्क जी की। सबसे बड़ा आदमी, मैं और केवल दो कलाकार, किसकी हैं एकांकी? भगवती चरण वर्मा जी की। तो विद्यार्थियों आज के महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, जिसमें आप सभी ने
हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में नाटक और एकांकी से संबंधित कालखंड के प्रश्नों की श्रृंखला को देखा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये सत्र आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपकी परीक्षा में लाभदायक होंगे। और यदि सत्र आपको पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यही आपका प्यार होता है हमारे लिए, जिससे हम लगातार आपको कक्षाएं दे रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को पुनः अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि सभी को।